हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो गुड मॉर्निंग। तो मैं तो सब बढ़िया हूँ। तो मैं बढ़िया हूँ। तो कल हमने राजस्थान के मध्यकालीन प्रशासनिक एवं भू राजस्व के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर ली थी। तो जो मैंने आपको कल पढ़ाया उसको मैं रिवाइज कर देता हूँ। आप टाइम से टाइम आपको याद करते हुए चलना है। और देखो, मैंने कल जो आपको पढ़ाया, देखो कल हमने जैसलमेर तक का कंप्लीट कर लिया था। उससे आगे हमने पढ़ाया था आमेर। आमेर में सामंतों आमेर में पृथ्वीराज ने 12 सामंत स्थापित किए थे। इन्हें 12 कोटड़ी सामंत कहा जाता था। आमेर और कोटा में मुख्य 30 सामंत थे। मुख्यतः 30 सामंत थे। इनमें कोटा में हालत चौहानों की संख्या अधिक थी। हालत चौहानों की संख्या अधिक थी। इन्हें दो 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 भागों में बांटा गया है। देश की हजूर थी। राज्यों में प्रशासनिक अधिकारी राजा होता है। राजा एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। प्रशासनिक न्यायिक अधिकारी होता है। राजा के पास सैन्य प्रशासन व युवराज युवराज व सामंत के द्वारा राजा शासन करता है। राजा निरंकुश नहीं होता है, क्योंकि वह सामंत तो युवराज व की सहायता से मतलब शासन करता है। राजा के ऊपर नीतिगत व राजा के ऊपर धर्मशास्त्रों का नियंत्रण और नीति का दबाव होता है। यदि राजा कम उम्र का होता है तो उसकी माता उसका शासन संभालती है। उसके बाद में प्रधान एक प्रधान प्रधान यह सैनिक तथा प्रशासन के मामले में राजा को सलाह देता है। प्रधान को अलग अलग रियासतों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कोटा बूंदी में इसे दीवाने फौजदार कहा जाता है। भरतपुर बीकानेर में इसे मुख्तियार कहा जाता है। और जयपुर में मुसाहिब कहा जाता है। जबकि मेवाड़ मारवाड़ जैसलमेर में इसे प्रधान कहा जाता है। प्रधान। तो उस प्रधान के बारे में हमने देखा था। दीवान दीवान राजा को वित्त एवं राजस्व के में सलाह देता है। और राजा की अनुपस्थिति में दीवान राज्य को संभालता है। और दीवान दीवान परगनों में हाकिम की नियुक्ति करता है, जैसे मोहम्मद से। दीवान के बाद में हमने देखा था दीवान के बाद में देखा था बख्शी। बख्शी है बख्शी क्या करता है? यह सेना के प्रशिक्षण सेना भर्ती प्रशिक्षण अनुशासन के मामले देखता है। न्याय बख्शी यह यह किले तथा युद्ध तथा किलों पर होने वाले खर्चों का ध्यान रखता है। यह का भी हिसाब रखता था न्याय बख्शी। उसके बाद में मीर मुंशी, यह यह राजा की तरफ से पत्ते व्यवहार करता था। उसके बाद में मीर मुंशी सिकदार, यह गैर गैर सैनिक खर्चों का ध्यान रखता है। इसे मुगल प्रशासन इसे कोतवाल कहा जाता है। यह नगर प्रशासन को संभालता था। उसके बाद में खानसामा यह राजकीय महलों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। जैसे यह एक बेहद ईमानदार व्यक्ति होता था। इसे दीवान भी कहा जाता है। और उसके बाद में अगला था किलेदार, किले का रक्षक, जैसे आसदेपा, जोड़ीदार, दरवाजे का रक्षक, द्वारपाल, है ना। तो उसके बाद में न्यायिक प्रशासन देखे। न्यायिक प्रशासन, राजा सबसे बड़ा न्यायिक प्रशासन होता है, न्यायिक अधिकारी होता है। राजा मृत्युदंड व मृत्यु मृत्युदंड व बड़े अपराध के मामले देखता है राजा। जबकि छोटे मामले जातीय पंचायत व ग्राम पंचायत द्वारा देखे जाते हैं। खालसा क्षेत्र में हाकिम न्यायिक अधिकारी होता है, जबकि जागीर में सामंत न्यायिक अधिकारी होता है। जो राजा न्याय धर्म शास्त्रों के आधार पर न्याय किया जाता है। न्याय सबसे सस्ता होता है। न्याय शीघ्र एवं पहले सस्ता था। और जो दंड दंड एक सरल था। और सजा पहले एक सरल थी। कई कई बड़े अपराधी सामंतों द्वारा कई अपराधियों को शरण देने का अधिकार था। सामंतों के पास शरण देने का अधिकार था, जिससे कई बड़े अपराधी सामंतों के पास चले जाते थे, जिससे वो बड़े अपराधी बच जाया करते थे। जो पहले पहले क्या होता था? पहले गवाही और मुकदमे
पहले गवाही या मुकदमे की कोई लिखावट नहीं होती थी। गवाही या मुकदमे की कोई लिखित लिखावट नहीं होती थी। तो उसके बाद में हमने देखे थे भू राजस्व। भू राजस्व मतलब भू राजस्व दो प्रकार होता है, मतलब भूमि दो प्रकार की होती है। एक तो कैसी भूमि और एक चरणोत्तर भूमि। चरणोत्तर भूमि को गोचर भी कहा जाता है। इस पर इसे सार्वजनिक भूमि कहता है। इस पर सभी लोगों का सामूहिक अधिकार होता है। उसके बाद में चरणोत्तर भूमि कैसी भूमि दो प्रकार देते हैं, उन्नाव व पीवल भूमि। इस यह किसी सिंचाई के लिए इसके 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 इस कृषि में सिंचाई के लिए कृत्रिम 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 साधनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे नलकूप, तालाब, कुएं का। और जो बयानी कृषि होती है, यह कृषि सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर होती है। उसके बाद में हमने जो जो संपत्ति देखी थी, देखो सैद्धांतिक रूप से जो भू राजस्व होता है, भू राजस्व पर स्वामित्व किसका होता है? सैद्धांतिक रूप से तो राजा का होता है, जबकि वैवाहिक रूप से किसान का। जब तक किसान टैक्स देगा तब तक तो किसान की रहेगी। जिस दिन किसान टैक्स देना बंद कर देगा राजा को, वह जमीन राजा की हो जाएगी। किसान दो प्रकार के होते हैं, बापीदार और गैर बापीदार। बापीदार किसान वे किसान जिनके पास स्वयं की खुद की जमीन होती है, जिनके पास जमीन का पट्टा हो दिया जमीन का पट्टा दिया जाता है। ये बापीदार किसान यदि अकाल के समय ये किसान कहीं बाहर चले जाता है तो राजा इनकी जमीन को अपने खालसा में नहीं मिला सकता। ये किसान अपने खेत में कुएं खुदवा सकते हैं। ये किसान अपने खेतों से लकड़ियां प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में गैर बापीदार किसान, ये किसान होते हैं, ये इनके पास खुद की भूमि नहीं होती, ये दूसरों की भूमि पर मतलब खेती करता है। तो उसके बाद में भू राजस्व कौन कौन से प्रकार के होते हैं? भू राजस्व जैसे को भू राजस्व को बोला जाता था भोग, भोज, हासिल या लगान। जो अनाज दे के जो राजस्व दिया जाता है उसको तो बोलते थे भोग, भोज या भोग बोलते थे। और जो पैसों में दिया जाता था, जैसे टैक्स कैसे दिया जाता पैसों में, तो उसे हिरण्य बोलते थे। जो जो भू राजस्व लेने की भू राजस्व की तीन विधियां थी। पहले तो भूमि की उत्पादकता, कि कितनी जमीन पर भूमि की उत्पादकता कितने बीघा है, तो उस हिसाब से टैक्स लिया जाता है। बाजार में फसल का भाव, यदि चना बोई है, उसमें गेहूं बोए तो चना का भाव क्या है और गेहूं का भाव, उसी आधार पर टैक्स लिया जाता था। फसल का भाव, किसान की स्थिति, जैसे ब्राह्मण राजपूतों से कम टैक्स लिया जाता था। तो कल हमने यहाँ तक बात कर ली थी राजस्व। तो आज हम डालेंगे किसान के प्रकार। अब डाले किसान। किसान दो प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं। पहला है बापीदार, बापीदार। दूसरा है गैर बापीदार। पहला लिखना वो बापीदार। उतार लीजिए, हेडिंग उतार लीजिए, उतार लीजिए। देखो, किसान दो प्रकार के होते हैं, बापीदार किसान और गैर बापीदार। बापीदार किसान, इनके पास खुद की जमीन होती है, भूमि होती है। इन्हें भूमि का पट्टा दिया जाता है। पट्टा होता है आपके पास खुद की जमीन है तो, जिस पट्टे को दाखिला कहते हैं। दाखिला मतलब एंट्री करना खुद की जमीन में। अकाल के समय यदि किसान बाहर चला जाता है, तब भी राजा किसान की भूमि को खालसा में मिला नहीं सकता था। किसान अपने खेत में कुएं खुदवा सकता था। खेत से लकड़ियां प्राप्त कर सकते थे किसान। गैर बापीदार, इनके पास खुद की भूमि नहीं होती है, ये दूसरों की भूमि पर खेती करते हैं। इन्हें सिकमी कहा जाता है। भू राजस्व, जो टैक्स के प्रकार। टैक्स देखो, टैक्स को भोग, भोज, लगाने, हासिल कहते हैं। भोग है, यदि हम अनाज के, जैसे हम ज्यादा टैक्स लेने के भेजेगा सामान तो यदि हम सामान से करेंगे तो अनाज लेगा इतने, जैसे टैक्स मंगाते हैं 5 लाख रुपए, कितना भी तो अनाज 5 लाख के भाव पे इतना अनाज दे देंगे, अनाज का भाव।
तो अनाज के बदले जो टैक्स दिया, अनाज के बदले टैक्स दिया उसको भोग बोलते हैं। भोग मतलब अनाज देना। तो ईरान ने मतलब नगद में। अब अंग्रेजों ने क्या किया, बाद में फिर नगद में पैसे लेने लगे थे। तो किसान दो प्रकार होता है, बापिता किसान, गैर बापिता। बापिता किसान, इनके पास खुद की जब भूमि नहीं होती, इन्हें भूमि का पट्टा दिया जाता है, इन्हें दाखिला कहता है। यदि किसान अकाल के समय बाहर चला जाता है तो राजा उसकी भूमि को अपने खासा मिला नहीं सकता। ये किसान अपनी जमीन में कुएं खुदवा सकते हैं, वह लकड़ियां प्राप्त कर सकते हैं, जबकि गैर बापीदार किसान, इनके पास खुद की भूमि नहीं होती, ये दूसरों की भूमि को कैसे करते हैं, नहीं सीखने कहा जाता है। और जैसे भूराजस्व होता है, इसे भोग बोझ लगाने हासिल कहा जाता है। जो लगान होता है वह बोझ होता है। भोग भोग इसे जो अनाज में दिया जाता है उसको तो भोग कहा जाता है, जबकि नगद में पैसा दिया जाता है टैक्स, उसको तो ईंधन में बोला जाता है। अब इतना उतारिए, फिर हम देखें भू राजस्व निर्धारण की 3 विधियां हैं। भूमि की उत्पादकता, और फसल का बाजार भाव, और किसान की स्थिति या जाति। तो उतार लीजिए इतना। आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। राजस्थान का जो मध्यकालीन इतिहास है उसमें आज कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम राजस्थान का प्राचीन इतिहास देखेंगे, जिसमें पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, कांस्य काल, लोहा काल, गुप्त काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, ये पढ़ेंगे। तो कल हम आज कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको डेली डेली याद करते हुए रहना है, याद करते हुए चलना है। और आपको डेली याद करना, कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर देना है, और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों में। तो ताली होगा आपने। अब भू मैदान की 3 विधियां हैं। भू राजस्व निर्धारण की 3 विधियां थी। पहली है भूमि की उत्पादकता, दूसरी फसल का बाजार भाव। जैसे 2 भाई है, एक भाई ने गेहूं की, एक ने चना की। तो गेहूं के पैसे ज्यादा, भाव बाजार में ज्यादा है तो उससे ज्यादा टैक्स लिया जाएगा। यदि बाजार का भाव कम है बाजार में तो सामान्य उससे कम टैक्स लेंगे। तो फसल का बाजार भाव, तीसरा किसान की जाति। किसान की जाति जैसे राजपूत और ब्राह्मणों से कम टैक्स दिया जाता है। राजपूत और ब्राह्मण, राजपूतों से कम क्यों लिया जाए, क्योंकि राजपूतों की तो सैनिक है, और राजपूतों की तो अधिकतर लोग हैं वो सेना में होते हैं, इसलिए राजपूत ब्राह्मणों से कर कम लिया जाता है। कर मतलब टैक्स कम लिया जाता है। तो भू राजस्व निर्धारण की 3 विधियां है। भू राजस्व निर्धारण में 3 बातों का ध्यान रखा जाता है। तो मैं इसलिए 3 बातों का ध्यान रखा जाता है। आपको तीन बातों का ध्यान रखना है भू राजस्व लेते समय। भूमि को पता कितने भूमि है, कितने बीघा में उसने फसल बोई है, फसल का बाजार भाव, किसान की जाति, राजपूत ब्राह्मणों से कम दिए जाते थे। उसके बाद में अब देखना है भू राजस्व अधिकारी कौन से होते हैं, जो टैक्स लेने के लिए आते हैं उनका देखो। भू राजस्व अधिकारी, भू राजस्व अधिकारी, भू राजस्व अधिकारी देखो, देखो राज्य में तो होता है, राज्य में भू राजस्व अधिकारी राज्य में तो होता है, राज्य में तो स्टेट में तो होता है पटवारी, राज्य में तो होता है पटवारी। जबकि राज्य में पटवारी होता है, जबकि नगर गांव में होता है चौधरी या पटेल। चौधरी या पटेल बताते हैं
कि तुम्हें इतना बुरा देना। तो राज्य में पटवारी होता है, गांव में होता है, गांव में या गांव में चौधरी या पटेल होता है। उठा लीजिए। अब भू राजस्व निर्धारण की कुछ कुछ विधियां भी हैं, जैसे लाता गुंता। जैसे कि लाता गुंता में फसल के अनुमान के आधार पर भू राजस्व निर्धारण किया जाता है कि इतने बीघा इतनी फसल होगी, 20 बोरी अनाज होंगे, उसके आधार से उसकी कमी हो, तो इस व्यवस्था को फिर बंद किया गया था बाद में। तो भू राजस्व निर्धारण की तीन बातों का ध्यान रखा जाता है: भूमि की उत्पादकता, फसल का बाजार भाव, किसान की जाति, राजपूत ब्राह्मण से कम टैक्स लिए जाते हैं। भू राजस्व अधिकारी राज्य में होता है पटवारी, गांव में होता है चौधरी या पटेल। उतार लिया। तो इन्होंने देख लेता हूँ कहाँ पर। अब देखिएगा हम भू राजस्व निर्धारण की विधियां। समझ में तो आया ना आप सभी को? अब देखिए भू राजस्व निर्धारण की विधियां। मैं एक बार लिख देता हूँ, तो आपको एक एक का मैं समझाऊंगा। पहला लाता कुंता। देखो, भू राजस्व निर्धारण की विधियां। लाता कुंता, फसल के अनुमान के आधार पर भू राजस्व निर्धारण करना। लाता कुंता मतलब फसल के अनुमान के आधार, मतलब जैसे खेत में फसल हो गई, गेहूं हो गए, अंदाज से बता दिया कि इतने गेहूं होंगे तेरे, बता दे 20 बीघा मतलब 20 मन हो गए, तो 20 मन का कितना 10% टैक्स होगा। जैसे उसके 20 मन की जगह 18 मन ही हो किसान के, लेकिन उसको तो 10% टैक्स देना है, तो देना ही है उतना, चाहे उसको घाटा जाए किसान को। तो इस लाता कुंता व्यवस्था को बाद में बंद किया गया था। फसल के अनुमान के आधार पर भू राजस्व निर्धारण करना। मुकाता मतलब एक मुश्त, पूरे गांव का भू राजस्व एक साथ निर्धारित किया जाता है। चौधरी और पटेल आते हैं और कहते हैं कि एक साथ तुम पूरे गांव का भू राजस्व निर्धारण करना है, कितने रुपए देना है तुमको, तो एक साथ। दोहरी दोहरी मतलब भूमि के नाप के आधार पर भू राजस्व। नाप जमीन के नाप के आधार पर, कितने इतने जमीन है तो इतना तो मुझे टैक्स देना है। बिगोड़ी, बीघे के आधार पर भू राजस्व। अन्य कर, जाजम यह भूमि भूमि के पर लगने वाला कर है। घुंगरी यह बीज के आधार पर, किसान ज्यादा बीज देता है किसको, किसान को। बीज के आधार पर भू राजस्व दिया जाता है कि तुझे 1 किलो बीज दिया तो इतना फसल होगा, तो 1 किलो बीज का इतना टैक्स देना पड़ेगा। बिगोड़ी मतलब बीघा के आधार पर। राजा क्या होता है, किसान को दे दे 10 बीघा, तुझे तो 10 बीघा में 10%, मुझे इतना पैदा होगा तो मुझे इतना टैक्स दे देना। अन्य का ज्यादा होता है भूमि की क्रय विक्रय पर लगने वाला। यदि हम जमीन बेचते हैं खरीदते हैं तो हमें यदि हम कोर्ट में रजिस्ट्री करवाने जाते हैं तो हमें मतलब जमीन खरीदते हैं तो हमें कागज भरने पड़ते हैं, तो उनमें जो उनमें पैसे लगते हैं। तो ऐसे भूमि की क्रय विक्रय पर लगने वाला कर। सिंगोटी मतलब पशुओं के बेचने पर लगने वाला कर, बेचेंगे तो कर लगेगा और खरीदेंगे तब भी टैक्स देना पड़ेगा। दान होता है वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेचने पर लगने वाला कर। और पारगमन शुल्क शायद। उतार लीजिए। लाता कुंता फसल के अनुमान के आधार पर भू राजस्व निर्धारण। मुकाता मतलब एक मुश्त, पूरे गांव का भू राजस्व एक साथ निर्धारित किया जाता है। दोहरी भूमि के नाप के आधार पर भू राजस्व दिया जाता है। घुंगरी बीज के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण। भिंगोड़ी बीघा के आधार पर भू राजस्व। अन्य कर, जाजम भूमि के क्रय विक्रय पर लगने वाला कर। सिंगोटी पशुओं के क्रय विक्रय पर लगने वाला टैक्स। दान वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेचने पर लगने वाला कर। चौथा है पारगमन शुल्क या सहायक। ये मुझे पता नहीं है, मैं आपको कल परसों बता दूंगा इसका। तो अब इसके बाद में हम देखें सामंती व्यवस्था के प्रभाव, नकारात्मक सकारात्मक प्रभाव।
ये राजा और सामंतों के द्वारा महलों का निर्माण किया गया है, स्थापत्य कला को विकसित हुई है और इससे पर्यटकों को आकर्षित हुए हैं और बहुत सारी चीज हुई है। तो सामंती व्यवस्था के प्रभाव, वो सामंती व्यवस्था के प्रभाव, पहले सकारात्मक, मैं भी लिख देता हूँ फिर आपको बताना है। सकारात्मक प्रभाव, उतारिए हेडिंग। देखो, सामंती व्यवस्था के प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव, राजा तथा सामंतों ने मिलकर किले तथा महलों का निर्माण करवाया था, जिससे हमारी स्थापत्य कला का विकास हुआ, जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पर्यटक यहाँ देखने के लिए आते हैं, जिससे हमारी स्थापत्य कला को बढ़ावा मिलता है। इन्होंने हस्तकला को भी बढ़ावा दिया है, राजा और सामंतों ने हस्तकला को, जिससे हमारे घरेलू उद्योग धंधों को बल मिला है, मजबूती मिली है। इन्होंने हमारी लोक संस्कृति को बचाया है। इन्होंने राजस्थान में धार्मिक सहिष्णुता बनाकर रखी है, राजा तथा सामंतों ने। सकारात्मक, राजा तथा सामंतों ने किले तथा महलों का निर्माण करवाया था, जिससे हमारी स्थापत्य कला का विकास हुआ है, जो पर्यटकों को आकर्षित करती है। इन्होंने हस्तकला को बढ़ावा दिया था, जिससे हमारे घरेलू उद्योग धंधों को बल मिला है। इन्होंने हमारी लोक संस्कृति को बचाया था। इन्हें राजस्थान में धार्मिक सहिष्णुता बनाकर रखी। अब इसके बाद में देखिए नकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक प्रभाव तो इनमें लिख देता हूँ मैं। देखो, सामंती व्यवस्था के नकारात्मक प्रभाव, कृषि उद्योग तथा व्यापार वाणिज्य का विकास नहीं हो पाया। मतलब कृषि उद्योग स्थापित नहीं हो पाए थे उस समय, और व्यापार वाणिज्य भी इतना नहीं हो पाया था। समाज में कूटमंडुकता का विकास हुआ था। एक एक उज्बेकिस्तान का एक अल, अल, उज्बेकिस्तान का एक वो अल्बिनो नाम एक शासक था, वह भारत में आता है। भारत में आकर भारतीयों को विद्वान बताता है और कूपमंड को बताता है। और वह भारत अपनी पुस्तकों में भारत की सती प्रथा व्यवस्था आदि की मतलब जानकारी लिखता है। यह हम इंडिया मीडियम में भारत पढ़ेंगे। वंशानुगत व्यवस्था के कारण प्रशासनिक कार्य की कुशलता में कमी आई है। मतलब राजा के बाद में उसका बेटा बन गया, उसके कारण प्रशासनिक कार्य की कुशलता में कमी आई थी। अंग्रेजी संरक्षण के कारण राजाओं की विलासिता बढ़ गई। अंग्रेजों ने राजाओं से कहा कि हम तुम्हारी सेफ्टी करेंगे, और फिर राजा उनको टैक्स दिया करते थे। अतः राजा उनको टैक्स दिया करते थे। यदि राजा टैक्स नहीं देंगे अंग्रेजों को, तो अंग्रेज उनको मारेंगे। तो अतः उन्होंने कर बनाना शुरू कर दिया। फिर राजाओं के पास पैसे खत्म होने लगे, तो राजाओं ने किसानों से अधिक टैक्स लेना शुरू कर दिया, जिससे किसानों ने राजस्थान में किसान आंदोलन शुरू किए। तो कृषि उद्योग तथा व्यापार वाणिज्य का विकास नहीं हो पाया। समाज में कूटमंडुकता का विकास हुआ। वंशानुगत व्यवस्था के कारण प्रशासनिक कार्य कुशलता में कमी आई थी। अंग्रेजी संरक्षण का राजाओं की विलासिता बढ़ गई, अतः उन्होंने कर बढ़ाना शुरू कर दिए। अतः राजस्थान में किसान आंदोलन शुरू हुआ। कल हम पढ़ेंगे प्राचीन राजस्थान। तो थैंक यू, धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे यूट्यूब चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।